दृढ़ संकल्प, ईमानदारी, निरंतरता, अनुशासन, ये मुख्य तत्व हैं किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए। एक सफल व्यक्ति और एक सामान्य व्यक्ति में एक महीन सा अंतर यह होता है कि वह जितनी भी प्रेरक बातों को जानता है उसको अपने जीवन में व्यवहार में ले आता है। सामान्य व्यक्ति इससे दूर रहता है और जीवन के भवसागर में फंसा रहता है। तो बघेल ट्यूटोरियल्स के इस समसामयिक घटना में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आइए देखते हैं आज हमारे पास चर्चा के कौन से विषय हैं। तो सबसे पहला विषय आप देख रहे हैं स्वदेश दर्शन योजना। साथियों, भारत एक समृद्ध सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक विरासत वाला देश है और यहाँ पर ऐसे अनेक सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के स्थल हैं जिसको पर्यटन के रूप में बढ़ावा दिया जा सकता है। पर्यटन एक ऐसा उद्योग है जिसमें हर एक वर्ग को फायदा होता है। इसमें समाज का निचला वर्ग भी लाभान्वित होता है तो साथ में उच्च वर्ग भी इससे फायदा प्राप्त करता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति पर्यटन के लिए किसी स्थान तक जाता है तो छोटे रेडी वाले से लेकर रिक्शा वाले से लेकर होटल तक सभी इससे लाभान्वित होते हैं। तो इसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए सरकार ने स्वदेश दर्शन योजना की शुरुआत की थी और कब की थी तो आप देख रहे हैं यहाँ पर वर्ष 2014-15 में यह योजना की शुरुआत किया गया था। वर्ष 2014-15 में इस योजना की शुरुआत की गई थी और किस विभाग ने किया था, भारत सरकार के तो या किस मंत्रालय ने, तो पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय ने किया था। और यह जो स्वदेश दर्शन योजना है ये थीम बेस्ड सर्किट स्कीम है। थीम बेस्ड सर्किट स्कीम, थीम बेस्ड सर्किट स्कीम है। थीम बेस्ड सर्किट स्कीम का क्या मतलब है यहाँ साथियों, तो जैसे भारत में जितने भी बुद्धिस्ट थीम्स के साइट हैं तो वहाँ पर एकीकृत प्लान बनाया जाएगा उन सभी साइट के लिए। यानी कि एक ट्रेन चलाई जाएगी जो सभी बुद्धिस्ट साइट पर जाएगी, जिनको चुना जाएगा। तो जैसे अगर बुद्धिस्ट साइट ले लें तो नेपाल में भी है, भारत में भी है। तो भारत में सारनाथ हो गया, कुशीनगर हो गया, श्रावस्ती हो गया, सिरपुर हो गया। हाँ, तो ऐसे ही जितने भी बुद्धिस्ट से संबंधित महत्वपूर्ण स्थल हैं तो उन सबको एक ही में समेटकर एक ट्रेन चलाई जाएगी या फिर उसको वायुयान से या फिर सड़क परिवहन से जोड़ा जाता है। तो रामायण सर्किट हो जाएगा। तो ऐसे ही नेचुरल साइट्स को भी जोड़ा जा सकता है। तो इस प्रकार से यह जो स्वदेश दर्शन योजना है इसमें आपको ध्यान रखना है कि यह थीम बेस्ड सर्किट स्कीम है और इस योजना की शुरुआत वर्ष 2014-15 में की गई थी पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय द्वारा। और यह जो योजना है यह भारत सरकार की है, न कि छत्तीसगढ़ सरकार की। इसमें आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इस योजना का उद्देश्य भारत में पर्यटन की क्षमता को बढ़ावा देना और विकसित करना और उसका दोहन करना है। यह भी आप यहाँ पर देख रहे हैं। स्वदेश दर्शन योजना के तहत पर्यटन मंत्रालय सर्किट के अवसंरचना के विकास के लिए राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तो इसमें अभी मानिए छत्तीसगढ़ में सिरपुर है या छत्तीसगढ़ में चंद्रखुरी है, तो अभी चंद्रखुरी को अगर रामायण सर्किट में शामिल किया जाता है तो पर्यटन तभी आएंगे जब चंद्रखुरी में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वहाँ पर होटल की भी सुविधा हो और जो चंद्रखुरी है वहाँ रंग रोगन हो, वहाँ पर जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए व्यवस्था हो, स्वच्छता हो वहाँ पर, और भी तमाम तरीके की सभी
सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्र सरकार वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी। तो इस स्लाइड से जो प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वह है कि इस योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो डोंगरगढ़ भी इसमें शामिल है स्वदेश दर्शन योजना में। तो इसमें यह शुरुआत कब की गई थी, तो वर्ष 2014-15 में। किसने शुरुआत किया था, तो पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय ने। और मुख्य परीक्षा की दृष्टि से पर्यटन के लिए जब भी आप पर्यटन को बढ़ावा देने की बात करेंगे मुख्य परीक्षा में या फिर आप साक्षात्कार में, तो आप स्वदेश दर्शन को जिक्र करना आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए चलते हैं अगले स्लाइड्स की ओर। और यहाँ आप देख रहे हैं पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना का दूसरा संस्करण भी लागू कर दिया है, स्वदेश दर्शन योजना 2.0। और उसके उद्देश्य क्या है, आइए उसको देख लेते हैं। तो स्थानीय अर्थव्यवस्था में पर्यटन के योगदान को बढ़ावा देना। तो जो लोकल इकोनॉमी है, जैसे मैंने बताया, पर्यटन एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां समाज का निचला तबका भी और साथ साथ में उच्च वर्ग तबका भी लाभान्वित होता है। तो जहां भी पर्यटन गतिविधियां होंगी तो वहां की अर्थव्यवस्था को निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। तो स्थानीय अर्थव्यवस्था में पर्यटन के कंट्रीब्यूट को इंक्रीज करना है हम लोगों को। दूसरा आप देख रहे होंगे स्थानीय समुदायों के लिए स्वरोजगार सहित नौकरियों का सृजन करना। तो स्वरोजगार है यानी कि जब पर्यटन होगा तो जो वहां के युवा होंगे तो वो खुद स्वरोजगार की तरफ बढ़ेंगे। कोई वहां पर परिवहन की सुविधाएं उपलब्ध कराएगा, तो कोई खाद्य सेवाएं उपलब्ध कराएगा, कोई वहां पर रहवास की सुविधा उपलब्ध कराएगा, कोई जलपान की सुविधा उपलब्ध कराएगा। तो स्वरोजगार को भी बढ़ावा देना है। पर्यटन और आतिथ्य सत्कार में स्थानीय युवाओं के कौशल को बढ़ाना है, उनको ट्रेनिंग भी हम लोगों को देना पड़ेगा। पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ाना है। देखिए साथियों, गवर्नमेंट पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती, तो इसमें हम लोगों को प्राइवेट सेक्टर को भी लाना है। सरकार ऑटो रिक्शा नहीं चला सकती है, तो उसमें निजी क्षेत्र को लाना पड़ेगा। रहने के लिए रिजॉर्ट गवर्नमेंट पूरा का पूरा व्यवस्था नहीं कर सकती है, उसके लिए हम लोगों को निजी क्षेत्र को लाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग को प्राइवेट सेक्टर को भी शामिल करना है टूरिज्म सेक्टर में, वो भी स्वदेश दर्शन योजना 2.0 का लक्ष्य है। आगे चलते हैं। स्थानीय सांस्कृतिक और प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करना, उनमें वृद्धि करना। जब हम लोग सांस्कृतिक या फिर प्राकृतिक महत्व के स्थानों को पर्यटन के लिए बढ़ावा देंगे तो अर्थव्यवस्था के विकास के साथ साथ उन स्थानों का संरक्षण भी होगा। अगर हम लोग कंचनजंगा को बढ़ावा देंगे टूरिज्म के लिए तो वो तभी पॉसिबल होगा जब हम लोग कंचनजंगा का संरक्षण करेंगे। अगर कंचनजंगा ही नहीं रहेगा तो टूरिज्म का तो सवाल ही नहीं है। तो साथ में ये जो सांस्कृतिक महत्व के स्थान है, मंदिर हो गए, कोई इमारत हो गया, पुरातात्विक स्थल हो गया, या कोई प्राकृतिक जैसे कि चिल्का झील हो गया, तो इन सब का भी संरक्षण होगा अगर हम लोग पर्यटन को बढ़ावा देते हैं। तो आइए चलते हैं अगली खबर की ओर। और ये देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी हैं, और इस प्रधानमंत्री जी 10 अगस्त को क्या करेंगे, ये सेकेंड जनरेशन 2G का मतलब है सेकेंड जनरेशन एथेनॉल प्लांट राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस संयंत्र में सालाना लगभग 3 करोड़ लीटर एथेनॉल का उत्पादन करने हेतु लगभग 2 लाख टन चावल के भूसे का उपयोग किया जाएगा। चावल के भूसे से क्या बनाया जाएगा, एथेनॉल बनाया जाएगा। जैव ईंधन का यह उत्पादन अतिरिक्त आय के अवसर सृजित करके किसानों को सशक्त करेगा। यह कदम सालाना लगभग 3 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर के उत्सर्जन में कमी लाने में भी योगदान देगा। तो आइए देखते हैं दरअसल क्या है। इसमें एक प्लांट होएगा और यह प्लांट चावल के भूसे से क्या बना रहा है, तो एथेनॉल बना रहा है।
तो आप यहाँ देख रहे हैं चावल के भूसे का प्रयोग हो गया, कहाँ? तो एथेनॉल बनाने में। अभी जो किसान हैं वो जब वो चावल की खेती करते हैं तो चावल की पराली भी वहाँ पर उनके पास आ जाती है। तो पंजाब हरियाणा में किसान इस पराली को इकट्ठा करने के बजाय खेतों में ही जला देते हैं, क्योंकि अब तो गाय बैल रहे नहीं, अब तो सारा काम मशीनों से होता है, तो उस पराली का भी कोई उपयोग नहीं रह गया है। और उस पराली को खेतों से हटाने के लिए मजदूरों की आवश्यकता होती है, तो कौन उतना लागत लगाए, जिसकी वजह से किसान उस पराली को जला देते हैं। जलाने का एक कारण और एक ये भी है कि उनको गेहूं की बुआई करनी रहती है, रबी फसल का भी आगाज उसी समय होता रहता है, तो वो पराली जलाई जाती है। अभी यह जो प्लांट होगा किसानों को बोलेगा कि उस चावल के भूसे को आप हमारे पास ले आइए और उससे आप अतिरिक्त आय कमाइए, अतिरिक्त आय कमाइए, किसान सशक्त होंगे। अभी उस भूसे को किसान लाएंगे, उस भूसे के एवज में जो प्लांट होगा कुछ राशि भुगतान करेगा किसानों को, तो किसानों को अतिरिक्त आय की प्राप्ति होगी। और तो इससे देखिए किसानों को अतिरिक्त आय तो प्राप्त हुआ, क्या लाभ हुआ? पहला तो किसानों को अतिरिक्त आय की प्राप्ति हुई, किसानों को अतिरिक्त आय की प्राप्ति हुई, अतिरिक्त आय की प्राप्ति। अभी साथ में आप ये भी देख रहे हैं साथियों कि जब वो पराली को जलाते हैं तो उससे भारी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है, विशेष रूप से CO2 को। और ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन इस पृथ्वी पर परिणाम हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग के रूप में, वैश्विक तापन के रूप में। और यह वैश्विक तापन किसको प्रभावित कर रहा है? तो जलवायु परिवर्तन को प्रभावित कर रहा है, जलवायु परिवर्तन। तो जलवायु परिवर्तन के कारण आप छत्तीसगढ़ में भी इसका प्रभाव देख रहे हैं। उत्तरी छत्तीसगढ़, रायपुर बेमेतरा में बिल्कुल भी बारिश नहीं, तो वहीं एक तरफ बीजापुर में वहाँ सालाना वर्षा 132 सेंटीमीटर के आसपास होती है, तो इस वर्ष वह 165 सेंटीमीटर हो चुका है। तो यह किसका परिणाम है? यह परिणाम है जलवायु परिवर्तन का। आगे देखेंगे तो उससे क्या बनेगा? एथेनॉल। एथेनॉल बनेगा, तो उस एथेनॉल को हम लोग किस में मिक्स करते हैं? उस एथेनॉल का यूज क्या है? उस एथेनॉल को हम लोग पेट्रोल में मिला देते हैं। और पेट्रोल में क्यों मिलाते हैं? क्योंकि जब एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाते हैं तो उससे, तो जब पेट्रोल में मिला देंगे तो जब गाड़ी चलती है और जब इंजन में दहन होता है तो उस दौरान बड़ी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है, अगर पेट्रोल बिना एथेनॉल के होता है। अगर एथेनॉल मिला देंगे तो जब इंजन में दहन होगा और साइलेंसर से जो धुआं निकलेगी तो उसमें ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा कम होगी। तो इसी को एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल कहते हैं, एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल कहते हैं। और कई परीक्षाओं में पूछा गया है। तो E20 क्या है? E20 का मतलब है वर्ष 2020 तक पेट्रोल में हम लोगों को 20% तक एथेनॉल की मात्रा तक हम लोगों को पहुंचना है। तो E20 ध्यान रखिएगा, E20 क्या है? तो एथेनॉल की मात्रा को हम लोगों को 20% तक ले जाना है। तो इसके लाभ आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो अभी क्या होगा, ये एथेनॉल जब पेट्रोल में मिल जाएगा तो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम होगा और जलवायु परिवर्तन की स्थिति भी कम होगी। तो यहाँ देख रहे हैं ये लगभग 3 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर उत्सर्जन में कमी लाएगा। कैसे लाएगा? क्योंकि एथेनॉल मिल गया तो अब गाड़ियों से जो पेट्रोल जलेगा, जो दहन होगा, तो उससे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम होगा। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। आगे देख लेते हैं कि IMD के जो डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर जनरल जो हैं मृत्युंजय मोहपात्रा, IMD डायरेक्टर जनरल मृत्युंजय मोहपात्रा ने अभी कुछ बातें कही हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने बातें कही हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण मौसमों का सटीक अनुमान लगाने में परेशानी हो रही है
और अगर इस चुनौती से हम लोग को निपटना है तो हम लोग को और अधिक रडार, वेदर स्टेशंस, रेन गॉज की जरूरत होगी। जलवायु परिवर्तन के कारण चरम मौसमी घटनाओं की आवृत्ति और तीव्रता दोनों में बढ़ोतरी हो रही है। जलवायु परिवर्तन के कारण भारी वर्षा में बढ़ोतरी हो रही है और कम वर्षा में कमी आ रही है। तो आप देख रहे हैं इस वर्ष जो भारत में वर्षा हुई है उसकी प्रकृति असामान्य थी। राजस्थान में बारिश हुई, आप तमिलनाडु में बारिश हुई, जो जहां पहले वर्षा कम होती थी दक्षिण पश्चिम मानसून से। तो और इसका प्रभाव आप छत्तीसगढ़ में भी देखेंगे। एक क्षेत्र में जहां जीवन निर्वाह का संकट हो गया है, समय पर वर्षा नहीं हो रही है, तो एक क्षेत्र वर्षा के जल से लबालब है। तो ये जलवायु परिवर्तन आज पूरे विश्व के सामने सबसे बड़ी चुनौती में से एक है और इसको हल करना है तो हम लोगों को त्वरित कदम उठाने होंगे। और इसके लिए वर्ष 2015 में पेरिस जलवायु समझौता भी किया गया था। और साथियों, गर्व की बात यह है कि जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक समस्या के समाधान के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई दामोदर जी सबसे आगे हैं और एक वैश्विक नेता के रूप में जलवायु परिवर्तन की समस्या को हटाने के लिए कार्यरत है। तो यहाँ पर आइए देखते हैं क्या क्या बातें कही हैं। किसने? तो मृत्युंजय मोहपात्रा ने। उन्होंने कहा है कि जलवायु परिवर्तन के कारण मानसून का सटीक अनुमान प्रभावित हुआ है, भारी वर्षा की घटनाएं बढ़ी हैं, हल्की वर्षा की घटनाएं कम हुई हैं। IMD रडार, स्वचालित वेदर स्टेशन, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, रेन गॉज और उच्च कंप्यूटिंग प्रणाली को मजबूत करना होगा। इस चुनौतियों से निपटने के लिए जो जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न होंगे, अनुमान 2025 तक और 2025 तक अगर IMD वेदर स्टेशन बढ़ा लेता है, रडारों की संख्या बढ़ा लेता है और सुपर कंप्यूटर्स की क्षमता को भी बढ़ाता है तो 2025 तक IMD भारतीय मौसम विभाग और सटीक रूप से मौसम का अनुमान लगा पाएगा। लेकिन हम लोगों को हाई टेक्नोलॉजी को, एडवांस टेक्नोलॉजी को आत्मसात करना पड़ेगा। उन्होंने आगे ये भी जाके बताया कि वर्तमान में 34 रडार हैं जो 2025 तक 67 हो जाएंगे। आगे आप देख रहे हैं, आगे कहते हैं 2025 तक जो भारतीय मौसम विभाग होगा वो पंचायत स्तर पर भी आंकड़े उपलब्ध करा पाएगा, पंचायत स्तर पर। वो आगे कहते हैं जलवायु परिवर्तन के कारण वायुमंडल में अस्थिरता बढ़ी है, जिसके कारण बादल कड़कने का, थंडर स्टॉर्म, गाज यानी कि लाइटनिंग, चक्रवात की आवृत्ति में बढ़ोतरी हुई है। तो अभी ये जो थंडर स्टॉर्म है, लाइटनिंग है और जो साइक्लोन है तो उसकी आवृत्ति और तीव्रता दोनों में बढ़ोतरी हो रही है, फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण चरम मौसमी घटनाओं में वृद्धि हो रही है। चरम मौसमी घटनाओं को अंग्रेजी में एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट के नाम से जाना जाता है। आइए चलते हैं अगले स्लाइड्स की ओर। और ये अगला स्लाइड्स बहुत महत्वपूर्ण है पर्यावरण की दृष्टि से, और पर्यावरण आपकी परीक्षा का मुख्य घटक है। वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या पूरे विश्व के सामने पर्यावरण का अवनयन ही है। आतंकवाद भी है लेकिन आतंकवाद से बड़ी समस्या पर्यावरण की है। तो ये आप देख रहे हैं, यह दरअसल ऑस्ट्रेलिया देश है और यह ऑस्ट्रेलिया का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है और ये जो रेड कलर है ये वही वाला पार्ट है और यहाँ पर ग्रेट बैरियर रीफ पाया जाता है, ये आप देख रहे हैं। दरअसल यह ग्रेट बैरियर रीफ पूरे विश्व का सबसे बड़ा कोरल है, विश्व का सबसे बड़ा कोरल है। यह कोरल क्या है इसको जानने से पहले मैं यह बता देता हूं कि इसको मैंने आज चर्चा में क्यों लिया है, क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलिया इंस्टीट्यूट ऑफ मरीन साइंस ने एक रिपोर्ट जारी किया और उस रिपोर्ट में उसने कहा कि हाल ही के वर्षों में यहाँ कोरल में बढ़ोतरी हुई थी और वो बढ़ोतरी रिकॉर्ड स्तर पर हुई थी। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान के बढ़ने से और जलवायु परिवर्तन के कारण इसमें एकाएक कमी आ सकती है। यह कपोल कल्पना नहीं है, आई भी है।
मार्च में इस कोरल का विरंजन हो गया था। तो कोरल क्या है, कोरल विरंजन क्या है, उसको हम लोग जानेंगे। तो ये पढ़ लेते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ का क्षेत्र उत्तरी एवं मध्य भाग में, इसका जो उत्तरी और मध्य भाग है, ये जो ये वाला हिस्सा है, ये जो ये वाला हिस्सा है, इसमें 36 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है कोरल। और शोधकर्ताओं के अनुसार बढ़ते तापमान के साथ इस स्थिति में त्वरित परिवर्तन हो सकता है। हाल ही में मार्च में कोरल विरंजन की घटना घट चुकी है। अच्छा, कोरल क्या है उसको जान लेते हैं। तो कोरल एक समुद्री जीव है जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है जिसमें रीढ़ की हड्डी का अभाव होता है। और एक कोरल को पॉलिप कहा जाता है, एक कोरल को पॉलिप कहा जाता है। एक कोरल को, दरअसल जो कोरल रीफ होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। और एक कोरल में एक कोरल रीफ में हजारों कोरल होते हैं और एक कोरल को कोरल पॉलिप कहा जाता है। एक कोरल को हम लोग कोरल पॉलिप के नाम से जानते हैं। तो समुद्री पारितंत्र की अकशेरुकी जीव है, अर्थात रीढ़ की हड्डी का अभाव होता है कोरल में। आइए कोरल के बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं हम लोग। पृथ्वी पर पाए जाने वाली, ये देखिए पति हो गया है, यहाँ पर गलती है, गलती हो ही जाती है, क्षमा चाहते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाली सबसे बड़ी जैविक संरचना है बहुत बड़े कोरल रीफ का। कोरल रीफ यानी कि आपका कोरल एक ढांचा हो गया है। तो एक कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है मूंगा पत्थर। मूंगा पत्थर कहाँ, रामायण। रामायण कहाँ, राम सेतु, रामेश्वरम से श्रीलंका तक मूंगे पत्थर से। तो मूंगा पत्थर का निर्माण कौन करता है, तो यही कोरल करते हैं। प्रत्येक कोरल को पॉलिप कहा जाता है और हजारों कोरल पॉलिप एक साथ आकर कॉलोनी का निर्माण करते हैं जिसे कोरल रीफ के नाम से जाना जाता है, जिसे कोरल रीफ के नाम से जाना जाता है। फिर एक कोरल एक जैसे यह एक कोरल है तो उसके एक हिस्से से दूसरा कोरल ही डेवलप हो जाता है, फिर उसके दूसरे हिस्से से तीसरा कोरल, फिर उसके दूसरे हिस्से से चौथा कोरल। इस तरीके से एक रीफ का निर्माण होता जाता है और इसको ही कोरल कॉलोनी या फिर कोरल रीफ के नाम से हम लोग जानते हैं। कोरल दो प्रकार के होते हैं, एक कठोर कोरल और एक नरम कोरल होता है। और ये जो कोरल होते हैं, अगर आप पूरे विश्व के जलवायु क्षेत्र को देखेंगे अक्षांशों के आधार पर, तो जो कर्क रेखा है और मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिकल रीजन, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में यह कोरल पाए जाते हैं। तो कोरल का ध्यान में रखेंगे, इसका विस्तार कहाँ है, तो उष्णकटिबंधीय समुद्री क्षेत्र में है। कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का क्षेत्र, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का क्षेत्र यह। और इस कोरल को समुद्र का वर्षावन कहते हैं या समुद्र का फेफड़ा कहते हैं। जैसे पृथ्वी का फेफड़ा अमेज़न वर्षावन है, उसी तरीके से समुद्र का जो फेफड़ा होता है, जो उसका हृदय स्थल होता है, वह कोरल वाला क्षेत्र होता है। ध्यान रखेंगे, वर्षावन कहा जाता है। जून जैथली कोरल के साथ जून जैथली होता है। जून जैथली एक शैवाल है, जून जैथली एक शैवाल है जो कोरल के साथ रहता है और दोनों में सहजीविता का संबंध है। सहजीविता का मतलब है कि थोड़ा तुम मुझे कुछ दे दो और थोड़ा हम आपको कुछ दे देंगे। ऐसा तो हमारे साथ भी होता है, हमारे सर में जू होता है, लेकिन वह सहजीविता का संबंध नहीं है, वह परिजीविता का संबंध है। जू हमसे बहुत कुछ लेता है, बदले में देता कुछ भी नहीं है। लेकिन जून जैथली कुछ देता है कोरल को और कोरल कुछ देता है जून जैथली को। जून जैथली कोरल को ऑक्सीजन की प्रोवाइड कर देता है, तो कोरल जून जैथली को आवास प्रदान कर देता है। जून जैथली, ये जो जून जैथली के लिए जो खनिजों की आवश्यकता होती है, शैवाल है ना, तो खनिज की तो जरूरत पड़ेगी, तो उसको कोरल से प्राप्त हो जाती है। तो कोरल जून जैथली को आवास दे देता है, खनिज दे देता है, बदले में जून जैथली क्या देता है,
ऑक्सीजन देता है, शैवाल है ना, तो जब प्रकाश संश्लेषण करेगा तो ऑक्सीजन भी तो वहाँ से रिलीज होगी, तो उसको कोरल पॉलिप लेते हैं और जीवित रहते हैं। तो जब यह जुनजैथली बुरा मान जाता है, अभी जब दो लोग साथ रहते हैं तो कभी ना कभी खटपट तो होती ही है, चाहे मियाँ बीवी हो, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, खटपट तो होनी ही है। और जब इन दोनों में खटपट हो जाती है तो जुनजैथली इसको छोड़कर चला जाता है, और जब जुनजैथली इसको छोड़कर चला जाता है तो जो कोरल जुनजैथली के कारण पहले रंग बिरंगा दिख रहा था, अब वह सफेद दिखाई देने लगता है। और जब जुनजैथली उसको छोड़कर चला गया और वह सफेद दिखाई देने लगा, तो इसी स्थिति को हम लोग कहते हैं कोरल विरंजन। तो कोरल विरंजन क्या है? जब कोरल रीफ सफेद दिखाई देने लगता है। क्यों? क्योंकि जुनजैथली बुरा मानकर चला गया, कोरल को तन्हा ही छोड़ दिया। तन्हाई किसको अच्छी लगती है? सफेद हो जाता है और उसको हम लोग कहते हैं कोरल विरंजन कहते हैं। तो जुनजैथली के साथ सहजीविता का संबंध है। जुनजैथली की पृथक हो जाने से कोरल रीफ सफेद दिखलाई पड़ता है, जिसे कोरल विरंजन कहा जाता है। ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया का सबसे बड़ा कोरल पारी तंत्र है। ध्यान रखेंगे, प्रश्न पूछा जाता है, बहुत सारे प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। ये भी पूछा गया है वर्षावन समुद्र का और कोरल का विस्तार कहाँ से? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है कोरल। और दुनिया का सबसे बड़ा कोरल कहाँ है? तो ग्रेट बैरियर रीफ में है। और साथ में ये भी पूछा गया है कि भारत में कहाँ कहाँ कोरल रीफ पाए जाते हैं? तो मन्नार की खाड़ी अगर आप लोग नहीं जानते होंगे तो आप लोगों को आत्म मंथन की जरूरत है। तो ये मन्नार की खाड़ी है, यह पाक की खाड़ी है, यह मन्नार की खाड़ी है, मुन्नार की खाड़ी, और यह पाक की खाड़ी। पाकिस्तान वाला पाक नहीं, पाकिस्तान के इरादे तो नापाक हैं। तो ये आप देख रहे हैं, यह पाक की खाड़ी है और यह मुन्नार की खाड़ी है। तो पाक की खाड़ी, मुन्नार की खाड़ी, गुजरात यहाँ देख रहे होंगे तो ये गुजरात में, ये जो देख रहे होंगे कच्छ में पाया जाता है। यहाँ पर लक्षद्वीप है, यहाँ पर पाया जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप यहाँ पे पाया जाता है। तो क्या है? सही तो है। भारत में तो यहाँ से कर्क रेखा जाती है, तो कर्क रेखा के बीच में ही तो पाए जा रहे हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में तो ही पाए जा रहे हैं। कोई गलत है क्या? नहीं है। चलिए बस इतना ही, हम लोग कल फिर मिलते हैं अगले विषय के साथ में।